हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपनी फैंटास्टिक फोर की सीरीज को लेके चल रहे हैं जो कि जोनाथन हिकमन ने लिखी है। और अभी तक मैं इसके 3 इश्यूज आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जिसके ऊपर आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। तो लग रहा है कि आपको ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आ रही है। तो आज का जो हमारा अगला इशू होने वाला है, ये एक तरह का एक वन शॉट होने वाला है जो कि किसी और स्टोरी से कनेक्ट नहीं होगा, अपने अंदर एक स्टोरी सुनाने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको कुछ थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए इस स्टोरी को समझने के लिए, वरना आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। तो मैं इस बात की पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है ओल्ड मैन लोगन की सीरीज को तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होगा और दूसरे यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे देखा हुआ भी होगा। अनफॉर्चुनेटली कि मैंने उसको अपने चैनल के ऊपर शेयर नहीं करा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मना कर दिया था कि आप सबने उस स्टोरी को देखा हुआ है बहुत बार, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया था। लेकिन उस स्टोरी के एंड में आपको पता है कि वहाँ पे जो है वुल्वरीन पूरे के पूरे हल्क के क्लैन को मार देता है और आखिर में सिर्फ हल्क का एक बेटा बचता है जो कि हल्क जूनियर के नाम से हम उसको जानते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि बेसिकली वुल्वरीन उस स्टोरी के आखिर में हल्क जूनियर को अपने साथ लेके आगे बढ़ जाता है। तो बेसिकली फैंटास्टिक फोर की जो सीरीज थी वो उसके आगे की स्टोरी हमने साथ टाइन के अंदर कंटिन्यू करती है, एक पुराने कॉमिक्स के अंदर, कि हमने उसमें बेसिकली ये देखा था कि वुल्वरीन वहाँ पे जो है आगे चल के बैनर के बेटे को बड़ा करता है, उसको एक सुपर हीरो में बदलता है और दुनिया के अंदर जो कोई भी सुपर हीरो बचे कुचे होते हैं उन सबको जमा करके एक फाइटिंग रेजिस्टेंस टीम बनाता है, जिसके जरिए वो पूरी की पूरी अर्थ को सारे के सारे विलन्स को हरा के अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन उस यूनिवर्स के अंदर मसला ये होता है कि अब क्योंकि वो यूनिवर्स पहले ही बहुत ज़्यादा तबाहियों का शिकार हो चुकी थी, तो वो अर्थ अब ऐसी हो चुकी थी जहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, वो किसी भी टाइम खत्म हो सकती थी। और इत्तेफाक की बात यह है कि वहाँ पे अचानक जो है गैलेक्टस भी आ जाता है उस फ्यूचर के अंदर उस वाली अर्थ को कंज्यूम करने के लिए। लेकिन वहाँ के जो सारे के सारे हीरोज होते हैं किसी ना किसी तरीके से सारे के सारी मुश्किलों से निपटते हैं और गैलेक्टस को भी हरा देते हैं। और इन दी एंड वो गैलेक्टस की पावर कॉस्मिक का इस्तेमाल करते हुए एक ज़बरदस्त किस्म की अपनी अर्थ जैसी एक आर्टिफिशियल अर्थ बनाते हैं और उस अर्थ को वो लोग नाम देते हैं न्यू वर्ल्ड। और न्यू वर्ल्ड के अंदर वो सारे के सारे जो बचे कुछ ह्यूमंस होते हैं, तकरीबन सिर्फ 1 लाख ह्यूमंस होते हैं, वो उस अर्थ पे से जो है शिफ्ट हो जाते हैं न्यू वर्ल्ड के ऊपर और बेसिकली वो वहाँ पे जो है अपने एक तरह का नया प्लेनेट शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है ये हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे कि इस वक्त न्यू वर्ल्ड के अंदर दोबारा इस वक्त क्या चल रहा है ये सब होने के बाद से। तो आई होप कि आपको यहाँ से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि ओल्ड मैन लोगन वाली जो स्टोरी थी वो फैंटास्टिक फोर के पिछले कॉमिक्स के अंदर कंटिन्यू हुई थी, जिस वक्त हम लोग फैंटास्टिक फोर की सीरीज को भी चैनल पे शेयर नहीं करते थे। लेकिन आपको यहाँ से अंडरस्टैंड हो ही गया होगा कि ये स्टोरी उसी के बाद से कंटिन्यू हो रही है और अब हम कुछ नया देखने वाले हैं। सो गाइस, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो चलिए बिना किसी और बात के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली वहां से होती है, जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बैन ग्रेम और जॉनी स्टॉर्म एक वेकेशन पे जा रहे होते हैं और फ्रैंकलिन और विलेरियन के पीछे चले जाते हैं। तो वो लोग दरअसल वेकेशन पे कहीं और नहीं बल्कि न्यू वर्ल्ड के अंदर ट्रैवल करके जा रहे होते हैं ताकि उनकी वेकेशन भी हो सके और वो वहाँ के हालात वगैरह को भी जो है चेक करके आ सकें। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं फ्रैंकलिन और वहाँ पे सू स्टॉर्म की कन्वर्सेशन के ऊपर, जहाँ पे वो कहता है कि आई एम रियली सॉरी मॉम, हमें ये करना नहीं चाहिए था। तो सूजन स्टॉर्म कहती है कि हाँ ठीक है, सॉरी तुम्हारा ठीक है फ्रैंकलिन, लेकिन ये बताओ कि तुम दोनों वहाँ पे खतरनाक किस्म के ट्रबल में पड़ गए थे, तो एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या था। तो वहीं से फ्रैंकलिन बताता है कि वहाँ पे सबसे पहले जब हम पहुंचे तो वहाँ एक आदमी था। और इसी तरह हमारी कहानी वहीं पे न्यू वर्ल्ड के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ पे एक आदमी एक रोबोट के साथ भाग रहा होता है और कहता है कि जरा जल्दी चलो, लगता है कि दूसरी तरफ से किसी ने पोर्टल को एक्टिवेट करा है, हमें फौरन उनको जाके देखना होगा कि वो कौन है। तो वो रोबोट कहता है कि मैं जितनी जल्दी तेजी से मूव कर सकता हूँ मैं मूव कर रहा हूँ और तुम चाहते तो मेरे इससे बेहतर बॉडी बना सकते थे। तो वहीं से वो आदमी कहता है कि मुझसे जो बेहतर हो सकता था मैंने वो करा है मेरे अवेलेबल चीज़ों के साथ। वैसे भी अलेसा ने मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें तो दी नहीं थी, अब हमें इस पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा, वरना इसके बाद शायद हमारा दोबारा कभी उस गेटवे से राब्ता ना हो सके कि उसकी तरफ से कौन आ रहा है। तो वहीं से वो रोबोट कहता है कि आखिरकार इतनी भी जल्दी किस बात की, हमारे ऊपर ऐसी कौन सी आफत आ रही है। अगर तुम्हारे पास आंखें होती तो मैं यही कहता कि उनका इस्तेमाल करो माय लव, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त हम लोग एंड टाइम्स के अंदर मौजूद हैं। हमारा सन जो है वो अपने अंदर ही कोलैप्स होकर एक सिंगुलैरिटी बन गया है और एक तरह के ब्लैक होल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, जो कि हमारी इस पूरी की पूरी अर्थ को, रियलिटी को अपने अंदर सक कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हमारे पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है। तो वहीं से वो रोबोट बोलता है कि देखो मैं तुम्हारी हार्ट रेट को चेक कर रहा हूँ, इस वक्त बहुत तेजी से बढ़ रही है डियर, मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना चाहिए। वैसे भी तुम जानते हो कि तुम्हारा फैमिली के अंदर फैमिली डिजीज का इशू रह चुका है। तो वहीं से पीछे पलट के कहता है कि इस वक्त हम लोग एक खतरनाक तरीके की जगह पे कैद हुए हैं जो कि बिल्कुल एक अननेचुरल प्रोसेस के ऊपर चल रही है, एक ऐसा फेक वर्ल्ड जो कि रेफ्यूजीज से भरा हुआ है, जो कि फ्यूचर में 500 साल आगे से हैं और ये एवोल्यूशन जो है एक एबनॉर्मल एक्सेलरेशन के जरिए हो रही है, जो कि हमारी मरने की एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है। चीज़ें इस तरह से कभी भी नहीं होनी थी, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे फ्यूचर में गलत हुआ है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ रोबोट्स आ जाते हैं और कहते हैं कि बस इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, इस वक्त तुम अल्ट्रॉन टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहीं आदमी अपनी गन निकालता और उन अल्ट्रॉन रोबोट्स को वहाँ पे बर्बाद कर देता है। चलो यहाँ से, ये रिग इसी तरफ है। लेकिन वहीं से वो रोबोट कहता है लगता है कि हमें कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। और इस तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि जॉनी स्टॉर्म, द थिंग, फ्रैंकलिन और विलेरियन रिचर्ड यहाँ पहुँचते हैं
लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे इनके पहुंचने से पहले वहाँ पे अल्ट्रॉन रोबोट्स वहाँ पहुंच चुके होते हैं उनको पकड़ने के लिए। तो वहीं से जॉनी स्टॉर्म बोलता है कि चलो ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज़ें सही नहीं चल रही जिस तरह हम लास्ट टाइम छोड़ के गए थे। तो वो रोबोट्स बोलते हैं वहीं रहो जहाँ पे मौजूद हो। तो वहीं से द थिंग बोलता है ये अपनी बंदूक के किसी और की तरफ पॉइंट करने की कोशिश करो पाल। तो वहीं से वो रोबोट बोलते हैं कि हमने अथॉरिटीज को जो है समन कर दिया है, भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। लेकिन अगले पल सारे के सारे रोबोट जो हैं वो अचानक जो है वहाँ पे खराब हो जाते हैं। वहीं से फ्रैंकलिन बताता है कि वहाँ पे एक आदमी मौजूद था, उसके पास एक गन थी और उसने उन सारे के सारे रोबोट्स को शूट कर दिया और वो जो है डैडी के बारे में पूछ रहा था। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो आदमी बोलता है कि बाकी के फैंटास्टिक फोर कहाँ हैं, रीड रिचर्ड्स कहाँ हैं आखिरकार। वहीं से फ्रैंकलिन बताता है और उसके बाद सारी की सारी चीजें एकदम क्रेजी हो गई थी। तो वहीं से द थिंग बोलता है कि रीड वो तो घर पे मौजूद है, वो दोनों तो वहीं पे हैं जहाँ पे उनको होना चाहिए, हमने तो बस ऐसे ही सोचा था कि हम तुमसे मिलने के लिए आ जाएं। तो वहीं से जॉनी बोलता है कि देखो मैं मानता हूँ ये बहुत बुरी आदत है, लेकिन नो ऑफेंस, हमारे हाथ में इस वक्त गन है और हम इस वक्त नहीं जानते कि तुम आखिरकार हो कौन और ये जगह कौन सी है और यहाँ पे सब कुछ हुआ क्या है आखिरकार। तो वहीं से द थिंग बोलता है कि हाँ मेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम लोग यहाँ पे 2 हफ्ते पहले ही आए थे सब कुछ देखने के लिए और तब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ पे बिल्कुल सेट था, ये दुनिया सही तरीके से चल रही थी, इंसान अपने अपने कामों में लग चुके थे। लेकिन वहीं से वो आदमी अपना हेलमेट उठाता है और कहता है जो तुम्हारे लिए कुछ हफ्तों की बात थी वो यहाँ पे तकरीबन 8 साल गुजर चुके हैं और मैं टेड कैसल हूँ और मैंने ही इस न्यू वर्ल्ड को बनाया था, हम ऑलरेडी पास्ट के अंदर एक दूसरे से मिल चुके हैं और मुझे ये सुन के बहुत अफसोस हुआ कि रीड यहाँ पे नहीं आया है हमारी मदद के लिए, चलो अब हमें यहाँ से भागना होगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि वेलेरिया ऊपर आसमान की तरफ देखती है और कहती है कि एग्जैक्टली हमें इस पोर्टल के जरिए वापसी घर चले जाना चाहिए मिस्टर, लेकिन क्या तुम इस बात को जानते हो कि इस वक्त आसमान के अंदर एक ब्लैक होल नजर आ रहा है। तो कहता है कि हाँ ये ब्लैक होल दरअसल हमारा सूरज है, अब जो कुछ भी मतलब उसका बचा कुचा है और तुम अपने पोर्टल को दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि तुम जब यहाँ पे पहुंची तो वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका था और इसीलिए हम लोग जो है तुम्हारी दुनिया में नहीं आ पा रहे थे और तुमसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। और मैं इस बात की उम्मीद कर रहा था कि शायद अगर रीड यहाँ पे आता तो वो इसको ठीक करने का या इसको चलाने का कोई ना कोई तरीका फिगर आउट कर ही लेता, लेकिन फिर दोबारा रीड यहाँ पे हमारी मदद के लिए आया नहीं है। तो वहीं से विलेरिया कहती है कि देखो अगर ऐसी बात है तो मैं कोशिश करके देख सकती हूँ, लेकिन वो आदमी कहता है कि क्वाइट यंग लेडी, हमारे पास बातों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इससे पहले कि अल्ट्रॉन और लाइट वेव की आर्मीज यहाँ पे पहुंचे हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से वो जो रोबोट होता है वो कहता है कि डियरेस्ट, लगता है कि हमारी बुरी खबर हमारे ठीक सामने खड़ी है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे अल्ट्रॉन की जो फोर्सेस होती हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं और इस तरह हम देखते हैं कि जॉनी स्टॉर्म और द थिंग यहाँ पे सबसे मुकाबला करना शुरू करते हैं और बेसिकली हमें यहाँ पे एक फाइट नजर आती है इन सबके बीच। लेकिन वहीं पे द थिंग इन सारे के सारे रोबोट्स को तोड़ रहा था और कहता है मैं काफी ज्यादा बुरे मूड के अंदर था, लेकिन ये रोबोट्स ही थे जिनकी मुझे जरूरत थी इस वेकेशन के ऊपर इसको एंजॉय करने के लिए और अब काफी मजा आ रहा है। लेकिन वहीं पीछे से आवाज आती है कि वेल मुझे माफ कर देना बहन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तुम ज्यादा टाइम तक मजा करने वाले हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बाकी के मेंबर्स पहुंचते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर के अंदर एक टीम मौजूद है जिसके अंदर और भी दूसरे सुपर हीरो शामिल हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का धमाका होता है द थिंग के पास। तो विलेरिया और फ्रैंकलिन चिल्लाते हैं कि अंकल बैन। तो जॉनी बोलता है कि चलो बच्चों हमें यहाँ से निकलना होगा, वो अपना टेक केयर खुद कर सकता है। तो वहीं से जॉनी पूछता है कि आखिरकार टेड यहाँ पे ये सब हुआ क्या है, ये दुनिया इतनी कैसे बदल गई है, हम जब आखिरी बार यहाँ पे थे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो वहीं से टेड बताता है कि देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी चीजें हुई हैं बेटे, सबसे पहले जब हम यहाँ पे मौजूद थे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, एकदम परफेक्ट, एक नई गवर्नमेंट, एक नई सोसाइटी और सारे के सारे लोग एक चीज के अंदर बिलीव करते थे, ये वर्ल्ड जो था सेल्वेशन था उन लोगों के लिए जो कि इस दुनिया के ऊपर रिफ्यूज हासिल करने के लिए आए थे। लेकिन उसके बाद अचानक जो है हमारा स्टार यानी कि सोलार सिस्टम का सूरज वो कोलैप्स कर गया अपने ही अंदर। अब ये न्यू वर्ल्ड जो है वो एक इवेंट होराइजन के ऊपर मौजूद है, इसी वजह से यहाँ पे टाइम जो है वो नॉर्मल स्पेस से बहुत ज्यादा तेजी से गुजर रहा है क्योंकि हम ब्लैक होल के करीब हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन भी करते रहता हूँ साथ साथ, ताकि आपके दिमाग के ऊपर से सारी की सारी बातें ना गुजर जाएं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि पहले ये एक न्यू वर्ल्ड था जिसके ऊपर रीड रिचर्ड ने इनकी मदद करी थी इस वर्ल्ड को बनाने में, और फैंटास्टिक फोर ने यहाँ पे सारे के सारे ह्यूमंस को शिफ्ट कर दिया था ताकि वो लोग अपनी जिंदगी यहाँ कंटिन्यू कर सकें। लेकिन हमने देखा कि अब जब 2 हफ्तों के बाद दोबारा फैंटास्टिक फोर यहाँ का हाल अहवाल पूछने आए हैं तो पता चला कि यहाँ पे 2 हफ्ते नहीं बल्कि 8 साल गुजर चुके हैं और 8 सालों के अंदर ये प्लेनेट उल्टा बर्बादी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे इनका सूरज खत्म हो चुका है, वो एक ब्लैक होल बन गया जो कि इस अर्थ को अपने अंदर खींच रहा है। तो अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी को देखा होगा तो उसमें ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से समझाया है। तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई चीज या कोई इंसान जो है अगर वो ब्लैक होल के करीब होगा तो उसके लिए टाइम जो है वो बहुत तेजी से गुजरना शुरू हो जाएगा। और यही वजह है कि क्योंकि अब इनकी अर्थ जो है वो ब्लैक होल के करीब पे करीब जाते जा रही है तो इसलिए इनके लिए 2 हफ्तों का वक्त जो है वो 8 साल बीत चुका है। वहीं से टेड उनको बताता है अपनी फैसिलिटी के अंदर ले जाते हुए कि 8 बिलियन लोगों का जो होप थी, जो उनके सर्वाइवल का चांस था, वो एकदम टूट के रही है सारी की सारी चीजें देख के। और उसके बाद लाइट वेव और अल्ट्रॉन ने सारी की सारी चीजों के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया क्योंकि उनको ये एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। और उसके बाद यहाँ पे रेवोल्यूशन और वॉर शुरू हो गई। उन्होंने जो है यहाँ की सारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया हमारी एक ग्रुप मेंबर का इस्तेमाल करते हुए जिसका नाम नेटली एक्स था। और ये दरअसल एक तरह की टेलीपैथ थी
वो लोग हमेशा उसको दवाई देकर नशे में रखते हैं और उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए न्यू वर्ल्ड के ऊपर जितने भी लोग हैं उनके माइंड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो तकरीबन न्यू वर्ल्ड पे तुम जितने भी लोग देखते हो वो अक्सर नींद में ही चल रहे होते हैं, लेकिन सारे नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे फ्रैंकलिन और विलेरिया उसके जहाज के अंदर मौजूद होते हैं टेड के, और वो पूछते हैं आसमान की तरफ देखते हुए कि जरा ये देखो यहाँ पे लोग कैसे उड़ रहे हैं इतने आराम से। तो बताता कि इस वक्त हम लोग जो है ह्यूमन अचीवमेंट के पिनिकल पे पहुंच चुके हैं। अब हमारे लिए उड़ना या ग्रेविटी को मात देना वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा है, क्योंकि हमारे ठीक आसमान में सर के ऊपर जो है एक ब्लैक होल मौजूद है जो कि हमें आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे खींच रहा है। तो बस हमें सिर्फ एक पुश की ज़रूरत होती है और छोटे से जेट पैक की, जिसके ज़रिए हम उड़ना शुरू कर देते हैं। एक जेट पैक के ज़रिए आप एक एंजल और एक एस्ट्रोनॉट दोनों ही बन सकते हैं। और इस ब्लैक होल की दूसरी साइड क्या चीज़ मौजूद है, ये हम दोनों से पहले वो लोग जान जाएंगे जो कि इस वक्त आसमान के ऊपर उड़ रहे हैं। ये इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि ये 8 साल तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गुजरे हैं। तो अब बताओ कि हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं टेड। तो कहता है कि अब हम लोग उस जगह पे जा रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से एक हमारे लिए सेंचुरी हो सकती है। हम सेंटर ऑफ अर्थ के अंदर जा रहे हैं जो कि मेरा घर है। अब इसी तरह हम लोग यहाँ से फोर्ट्रेस के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि कैपिटल ऑफ द न्यू वर्ल्ड है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो जो अल्ट्रॉन और जो बाकी के लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं इस वक्त न्यू वर्ल्ड के ऊपर, उनकी हमें यहाँ पे पोजीशंस वगैरह दिखाई जा रही हैं, जहाँ पे वो लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से इन लोगों को जो इनके पीछे जाना चाहिए और रिचर्ड की बेटी को किडनैप कर लेना चाहिए। लेकिन वहीं से जो एलेक्स अल्ट्रॉन होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसके ये सारे के सारे अल्ट्रॉन्स हैं, वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें ये ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमने उस आदमी के साथ एक पैक्ट करा था और उसने उसके ऊपर हमारा पूरा पूरा साथ दिया है। वही आदमी जिसकी वजह से आज हम सब जिंदा हैं। तो वहीं से वो जो उनका लीडर होता है कहता है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरी बेटी कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव है एलेक्स। हो सकता है कि ये हमारी जीन के अंदर ही मौजूद हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें उस बच्चे को जरूर ले लेना चाहिए। इसके अलावा तो मुझसे और क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ? हम लोग ऑलरेडी अर्थ को खो चुके हैं और वहाँ अपनी दूसरी अर्थ को भी बहुत जल्द खोने वाले हैं। हमने इस बात का वादा करा था कि हम जितने ज़्यादा लोगों को हो सकेगा उतने ज़्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे, पूरी, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। क्या तुम अब ये सब करने के लिए तैयार नहीं हो? तो वहीं से एलेक्स बोलता है कि ये सारी की सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन सूजन रिचर्ड्स की बेटी को किडनैप कर लेना, मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ पे एक लकीर खींच देनी चाहिए और उसको क्रॉस करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो वहीं से हम देखते हैं कि वहाँ से एलेक्स जो है इस बात का फैसला करता है कि वो रिचर्ड की बेटी को कोई नुकसान पहुंचाएगा नहीं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये आज दुनिया मौजूद है और ये सब यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन वहीं से वो तो पूछती है उसकी बेटी, तो बताओ कि अब हम उनके पीछे जाएं? तो कहता है कि नहीं, मेरे ख्याल से अभी हमें सब्र से काम लेना चाहिए, और वैसे भी हमारे पास उस वक्त बैन ग्रिम मौजूद है और वो लोग उसके लिए तो जरूर आएंगे ही। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग बैन ग्रिम को पकड़ के यहाँ पे एक होल्डिंग फैसिलिटी के अंदर ले आए हैं, और वो अचानक यहाँ पे होश में आता और कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे कहाँ मौजूद हूँ और ये क्या हो रहा है। और वो कहता है कि यार मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो अचानक पीछे से आवाज आती है, हाँ मैं तुम्हें देख ही रहा था कि तुम काफी लंबे टाइम से यहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे। तो कहता है कि क्या मतलब? तो वहाँ से आवाज आती है कि मैं तो परेशान ही हो गया था कि कहीं तुम मर तो नहीं गए हो। तो वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल द थिंग अगले सेल के अंदर देखते और कहता है कि बैनर जूनियर, आखिरकार तुम यहाँ पिंजरे के अंदर क्या कर रहे हो? वो तो तुम्हारे साथ ही जब पूरा का पूरा शो चला रहे हैं, तो उन्होंने तुम्हें क्यों जेल में डाल दिया? तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली बैनर जूनियर जो कि उनका कभी साथी हुआ करता था हल्क, अब उसको भी उन्होंने जेल में डाल दिया है। और वो बताता है कि मैं उनसे कुछ ज्यादा ही सवालात करने लग गया था, मैं कुछ गलत काम भी करने लग गया था और उनको ऐसा लगने लगा था कि मैं उनके खिलाफ जा रहा हूँ, और इसलिए उन्होंने मुझे भी कैदी बना दिया है। तो वहीं से बैन बोलता है कि अच्छा, तो मतलब वो तुम्हें भी प्रिजनर बना सकते हैं? तो हल्क वहाँ पे गुस्से में कहता है कि हाँ बैन, वो मुझे प्रिजनर बना सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर अभी मेरा ज़मीर बाकी है, और जिस दिन मेरा ज़मीर मुझसे छीन लिया गया तो मैं सब कुछ तोड़ के बाहर आ सकता हूँ, तुम इस बात को जानते हो। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली हल्क जूनियर जो है वो एक हीरो की साइड पे है अभी भी, और इसी वजह से वो खामोशी से यहाँ पे जेल में बैठा हुआ है, क्योंकि वो उनके ये सारे के सारे प्लान, उनकी जो प्लानिंग चल रही है, उनको चलाने का तरीका जो है उससे इत्तेफाक नहीं रखता है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से द व्हील के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि सेंटर ऑफ द न्यू वर्ल्ड है, यानी कि टेड का जो होम बेस है। और वहीं से फ्रैंकलिन बोलता है तो अब बताओ कि हम क्या करने वाले हैं? तो कहता है कि पोर्टल जो है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, उसको रिपेयर करना आसान नहीं है, तुम और तुम्हारे दोस्त भी यहीं पे फंस के रह गए हैं। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि नहीं वियर्ड गाय, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे मेरे अंकल बैन वापसी चाहिए और हमें वापसी घर जाना ही होगा किसी भी हालत के अंदर। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि देखो मैं तुम्हें फिर कहूंगा कि मैं उस पोर्टल को ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जॉनी और एलेसा जो है वो दोनों एक साथ मिलके तुम्हारे दोस्त को रेस्क्यू करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। देखो ये वर्ल्ड सिस्टम मुझे बता रहा है कि उसको फैसिलिटी के नीचे फोर्ट्रेस के अंदर कैद करके रखा गया है, वहां से जो है टनल्स के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन वहीं से वेलेरिया उसकी बात बार बार काट रही होती है, कहती है कि एक्सक्यूज मी, लेकिन वो बोलता है कि अभी इस वक्त हमें टनल्स के ऊपर जो है अपना सारा का सारा फोकस लगाना होगा। तो वेलेरिया बोलती है कि एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ कि आखिरकार उस पोर्टल के साथ मसला क्या है? देखो मेरे पास तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन वेलेरिया कहती है कि देखो मिस्टर, तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि उस पोर्टल के साथ क्या मसला है। तो वहीं से कहता है कि चलो ठीक है, गुस्सा मत हो, पोर्टल को बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, हम उसको जो है अपने इस लैब के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास दो चीज़ों की कमी है। एक जो है बढ़िया किस्म की पावर सोर्स जिसके जरिए हम उसको पावर अप कर सकें। जरा एक मिनट, ये तुम अपने बैग से क्या निकाल रखी हो? तो वहीं से वेलेरिया बोलती है हाँ बस एक पावर सोर्स तो मैं मिल ही गया है, और वो दूसरी कौन सी चीज़ है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है?
और यहीं से हम अगले पल शिफ्ट होते हैं फोर्ट्रेस के बाहर, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जॉनी स्टॉर्म यहाँ पे जो है बैन को बेसिकली रेस्क्यू करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इस तरफ देखते हैं कि यहाँ पे जॉनी स्टॉर्म बेसिकली उस रोबोट की मदद से जो है यहाँ पे आगे की तरफ जा रहा होता है और वो इस वक्त यहाँ पे बेसिकली जो है उसको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे अंदर घुसते हुए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे नेटली एक्स जो होती है, जो कि एक टेलीपैथ है, वो इस बात का पता लगा लेती है कि जॉनी यहाँ पे आ चुका है और इस तरह वो सबको यहाँ पे बता देती है। लेकिन इसी तरह हम लोग दोबारा व्हील के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि टेड और वो लोग मिलकर जो है आपस में उस पोर्टल को बिल्ड करना दोबारा शुरू कर चुके हैं। और वो कहता है कि ठीक है, अब मैं उसको पावर ऑन कर रहा हूँ। तो वहीं से वैलेरिया बोलती है कि चलो पावर ऑन तो हो गया है, अब बताओ कि वो दूसरी कौन सी चीज़ है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। असल चीज़ है वो दूसरी ही है, क्योंकि हमें सारी की सारी इक्वेशंस और सारी की सारी मैथमेटिक फॉर्मूले को सॉल्व करना होगा जो कि नेसेसरी हैं इस पोर्टल को वापसी अर्थ के ऊपर खोलने के लिए। और अफसोस की बात, इसको सबसे पहली बार जब हमने बनाया था तो उसके लिए 100 साइंटिस्ट ने एक साथ मिलकर काम करा था, तब जाके ये चीज़ काम करी थी। और इसी वजह से मैं उम्मीद कर रहा था इस बात की कि तुम्हारे साथ तुम्हारे फादर भी आए होते, क्योंकि वही एक पर्सन है जिनसे मैं आज तक मिला हूँ जिनके पास इतनी ज़्यादा एबिलिटी मौजूद है कि वो ये कैलकुलेशन सारी की सारी अकेले ही कर सकते हैं। तो वहीं से वैलेरिया बोलती कि अच्छा तो ऐसी बात है, चलो एक बात का मुझसे वादा करो कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ कि मैं ऑलरेडी अपने डैड से ज्यादा स्मार्टर हूँ। चलो अपने सामान को पैक करो और जैसे ही सब वापस आएंगे हम लोग घर जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे अभी इसने बताया इस आदमी ने, टेड ने, मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्शंस जो है वो कितनी ज्यादा हैं। मतलब 100 साइंटिस्ट ने मिलके जो है एक इक्वेशन बनाई थी जिसके जरिए उन्होंने इस पोर्टल को खोल पाए थे सही तरीके से। और उसके जगह जो है सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो कि कर सकता है, वो रीड रिचर्ड्स हैं कि रीड रिचर्ड अकेले ही इस पोर्टल के इक्वेशन को सॉल्व करके खोल सकते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात आज हमें यहाँ पे ये पता चल रही है कि यहाँ पे वैलेरिया की जो इंटेलिजेंस है वो रीड रिचर्ड के बराबर है, या अगर सही मायनों में कहा जाए तो उनसे भी ज्यादा ही है, और वो अकेले ही सारी की सारी इक्वेशन करके इस पोर्टल को खोल सकती है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी डिटेल्स हमें बता रही हैं कि वैलेरिया जो है वो अपने बाप से भी कहीं ज्यादा तेज निकली। तो वहीं से टेड बोलता है कि देखो मैं वापसी नहीं जा सकता हूँ, मैं इन लोगों को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ के जा सकता हूँ, लोगों को मेरी जरूरत है, यहाँ पे किसी ना किसी एडजस्टमेंट की जरूरत कभी ना कभी पड़ती ही रहती है। हमें यहाँ पे हर एक वो कोशिश करनी होगी जिसके जरिए हम उस ब्लैक होल वाली सिचुएशन से बाहर निकल सकें। मैं जानता हूँ इवेंचुअली कि हम हारे जाएंगे और वो पुल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि उससे निकलने का कोई और तरीका नहीं होगा, लेकिन एक अच्छे कप्तान की पहचान वही है जो कि अपने जहाज के साथ ही डूबता है, ना कि उस डूबते जहाज से भाग जाए। और इसी तरह हम देखते हैं कि टेड वहाँ पे फ्रैंकलिन को देख रहा होता है जो कि उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, और एक तरफ वैलेरिया वो पूरा इंटरेस्ट ले रही है। फ्रैंकलिन जो है वहाँ पे सैंडविच खा रहा होता है, कहता है क्या तुम सैंडविच खाना पसंद करोगे? तो अगले पल टेड उससे सैंडविच लेता है और वो भी उसके साथ शुरू हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। तो इसी तरह हम लोग यहाँ से द फोर्ट्रेस के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जॉनी स्टॉर्म जो है वो बेसिकली यहाँ पे पहुंच जाता है द थिंग के सेल के पास, और उसको वो बहुत जबरदस्त तरीके से रोबोट जो है वो हैक करते हुए खोलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे कोई चीज़ आती है और उस रोबोट को जबरदस्त किस्म से जो है हैक करके उसको वहाँ पे बर्बाद कर देती है, और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वही उसकी बेटी होती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वो वहाँ पे जॉनी और बैन के ऊपर भी जो है जबरदस्त किस्म से अटैक करना शुरू करती है। तो वहीं से बैन बोलता है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने उसकी जान ले ली। तो कहती है कि वो सिर्फ एक ऑर्गन थी एक जार के अंदर, अब इसके लिए इतना भी ज्यादा हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है। तो जॉनी बोलता है कि टेड तुम इसके लिए कभी माफ नहीं करने वाला है, वो उसकी जिंदगी थी, वो उसका सब कुछ हुआ करती थी, इससे पहले कि मेरा ज्यादा और दिमाग खराब हो तुम बैन को यहाँ से जाने दो फौरन। तो वहीं से वो कहती है कि तुम जहाँ हो वहीं पे मौजूद रहो जॉनी, मैं अब पिछली बार से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी हूँ पिछले कुछ सालों के अंदर, मैं तुम्हें जो है अपनी फोर्स फील्ड के अंदर आसानी से क्रश कर दूंगी और तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। लेकिन वहीं से द थिंग बोलता है कि इसकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हें इसकी बात सुननी ही चाहिए। तो वहीं से वो बोलती है देखो अगर रही बात टेड कैसल की, तो हाँ हम जानते हैं कि उसने ही हमारी जिंदगी बचाई है, वही उसी ने इस पूरी की पूरी दुनिया को बनाया और उसने ही हम सबको बचाया है, लेकिन अब चीजें उस तरह से काम नहीं कर रही और हमें उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम देख रहे हो जॉनी कि वो छोटी लड़की जो तुम्हारे साथ आई है वो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है, हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। हम जानते हैं कि वो लड़की बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो पोर्टल बना सकती है, और जब वो पोर्टल बन जाएगा तो हम बिल्कुल वही करेंगे जो हमें पहली बार में ही करना चाहिए था। मतलब हम यहाँ से सारे के सारे लोगों को निकाल के वापसी तुम्हारी याद के ऊपर भेज देंगे, और फिर हम तुम लोगों को सिखाएंगे कि असल में एवोल्यूशन किस तरह से होती है। जरा एक मिनट, आखिरकार ये क्या है? इससे पहले हम देखेंगे वो वहाँ पे द थिंग जॉनी को मार सके, अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे बैन जूनियर अपने केज से आजाद होता है और वो पीछे से आके सिर्फ एक पंच मार के उसकी मुंडी फाड़ देता है। और वहीं से जॉनी बोलता है क्या तुम ठीक हो? तो द थिंग बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड काफी खतरनाक थी, चलो अब हमें घर जाना होगा। तो वहीं से जॉनी बोलता है अब तुम क्या करने वाले हो बैनर? तो कहता है कि मैं यहीं पे रुकूंगा, लाइट वेव और मेरे बीच एक अनफिनिश्ड बिजनेस है और मैं कभी भागता नहीं हूँ। और उस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली बैनर जो है वो वापसी जाके अपने केज के अंदर बैठ जाता है और वो यहाँ से नहीं भागने वाला। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से सुजन स्टॉर्म पूछ रही होती है बेसिकली, तो उसके बाद आखिरकार क्या हुआ जब तुम सब वापसी जो न्यू वर्ल्ड के सेंटर के अंदर आ गए? तो फ्रैंकलिन बताता है कि मैंने फिर उसके बाद दोबारा मिस्टर कैसल से पूछा क्या वो इस बारे में श्योर है कि वो हमारे साथ नहीं आना चाहते हैं। तो वहीं से सुजन बोलती है तो क्या हुआ? उसने क्या जवाब दिया? उन्होंने यही कहा कि उनका रुकना वहाँ जरूरी है क्योंकि वो जो काम कर सकते हैं उनके अलावा वो कोई और नहीं कर सकता है।
उन्होंने कहा है कि उस दुनिया को सिर्फ वही पायलट कर सकते हैं। और मैं सोच ही रहा था। तो सूजन बोलती है कि तुम क्या सोच रहे थे? मैं यही सोच रहा था, क्या हम उन लोगों से फिर दोबारा कभी मिलने वाले हैं, द किंग ऑफ लाइट से, द ग्रीन मैन से, द कैप्टन ऑफ द शिप से। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इन लोगों के जाने के बाद बेसिकली यहाँ पे जबरदस्त किस्म की जंग शुरू हो गई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि अल्ट्रॉन यहाँ पे लड़ रहा है और वहाँ पे वो जो किंग ऑफ लाइट यानी कि जिनका दूसरा मेंबर था जो कि यहाँ का राजा बना हुआ था उसको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे हल्क जूनियर को दिखाया जा रहा है और टेड को दिखाया जा रहा है जो कि इस प्लेनेट को बचाने की अपनी तरीके से ही कोशिश कर रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली कहानी हमारी वहीं पे शिफ्ट हुई थी जहाँ से शुरू हुई थी, यानी फ्रैंकलिन और सूजन के पास से। तो वहीं सिर्फ सूजन बोलती है कि देखो इस बारे में मैं नहीं जानती हूँ फ्रैंकलिन कि हम उनसे कभी मिलेंगे कि नहीं। और हमारी फैमिली की सबसे बेस्ट बात यही है कि हम एग्जैक्टली नहीं जानते कि अब हमारे साथ कल क्या होने वाला है। चलो आज के लिए इतना एडवेंचर काफी है, अब मेरे ख्याल से तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि लेकिन मॉम मैं आज सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वहीं से सूजन बोलती है कि चलो मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ, लेकिन आज तुम्हें सोना ही होगा क्योंकि कल तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक घड़ी के अंदर 12 बज जाते हैं और सूजन बोलती है तुम जानती हो ना इसका क्या मतलब है? ये पूरे के पूरे साल के अंदर मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट डे है। हैप्पी बर्थडे फ्रैंकलिन। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि फ्रैंकलिन की बर्थडे की तैयारी हो रही है और आज बेसिकली फ्रैंकलिन की बर्थडे शुरू हो चुकी है रात के 12 बजे के बाद। तो आज का एपिसोड हमारा बेसिकली यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन इसका जो अगला एपिसोड होने वाला है उसमें हम फ्रैंकलिन रिचर्ड की बर्थडे को देखने वाले हैं। और मैं आपको बता चलूँ कि वो इशू जो है वो पूरी की पूरी फैंटास्टिक फोर की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉमिक्स होने वाला है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, जो कि मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैं कल ही इसको फौरन से अपलोड कर दूंगा। टू बी कंटिन्यूड।